जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। करीब 45 सालों का राजनीतिक सफर अपने मुकाम पर पहुंचा है। हम बात कर रहे हैं, जो पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की। 1948 में 1984 में 2 सांसदों वाली पार्टी 2024 में 240 सांसदों के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। निश्चित तौर पर यह बीजेपी अपने स्वर्णिम काल में है और इसीलिए पार्टी पूरे देश में अपने 46वें वर्षगांठ को धूमधाम से सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। बीजेपी के लिए इस बड़े मौके पर हम आपके सामने बीजेपी के 45 सालों के स्वर्णिम यात्रा की कहानी को संक्षेप में रखेंगे। साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी बात है जो बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस बनाती है, जिसने बीजेपी को न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बना दिया। लेकिन उससे पहले बीजेपी के भीतर इसको लेकर क्या गहमा गहमी है, बड़े से लेकर छोटे नेताओं के बीच 45 साल पूरे होने पर कैसी भावना है, उसे भी जरा देखते चलिए। तो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी का झंडा फहराया और इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इससे पहले हम नड्डा की सबसे बड़ी बात आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने मौजूदा बीजेपी की विचारधारा की बात कही, यानी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 1965 में आज लगभग 60 साल हो गए। 22 से 25 अप्रैल पहली बार दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन इसका व्याख्यान किया था और फिर कैलिकट अधिवेशन में एकात्म मानववाद को लेकर के हम आगे बढ़े। हमारा उस समय मजाक उड़ता था, खिल्ली उड़ती थी, ये क्या है तुम्हारा कोई इकोनॉमिक एजेंडा है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकात्म मानववाद को आगे बढ़ाया और उसी अंत्योदय को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में इस मंत्र पर हम चल पड़े, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो बीजेपी आज जिस मुकाम पर खड़ी है उसके पीछे की वजह बताते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी जो वादे करती है उसे पूरा भी करती है। 2019 के 6 अगस्त को मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के रणनीति से धारा 370 को हम धाराशाही करते हैं। आपने देखा, एक लंबी लड़ाई के बाद आज रामनवमी के दिन लाखों दर्शन करने वाले लोग भव्य रामलला की मूर्ति को और भव्य राम मंदिर को देखते हैं। चुनाव की बात करूं तो गुजरात में हम 6ठी बार सरकार में हैं, गोवा में और हरियाणा में हम 3री बार सरकार में हैं, मध्य प्रदेश में हम 4थी बार सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में हम 2री बार सरकार में। और इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये कि 27 साल बाद हम दिल्ली में भी विराजमान हैं। तो इस मौके पर जेपी नड्डा ने 370 की समाप्ति ही नहीं बल्कि 3 तलाक को खत्म करने को लेकर भव्य राम मंदिर के निर्माण का भी जिक्र किया, यानी दोनों मुद्दों का जिक्र किया। साथ ही नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि कामयाबी के साथ साथ अपने अतीत को भी याद रखना होगा और हमें अपने पुराने कार्यकर्ताओं से भी संवाद बनाए रखना होगा। पार्टी मुख्यालय में आयोजन के बाद खुद जेपी नड्डा दिल्ली में एक बुजुर्ग बीजेपी कार्यकर्ता के घर उनसे मिलने पहुंचे। ये दिल्ली की रहने वाली शकुंतला आया हैं, जो दिल्ली की ही मेयर रह चुकी हैं। उम्र 98 साल है। नड्डा ने जाकर उनसे आशीर्वाद लिया, उनके परिवार वालों से बातचीत की। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस पहल ने इस परिवार को भी स्पेशल फील करवाया होगा और बीजेपी के आज के मुकाम पर पहुंचने की ये सभी बातें सबसे ज्यादा खास वजह हैं कि वो नेताओं कार्यकर्ताओं के पीछे खड़े नजर आते हैं।
तो परिवारवाद के खिलाफ पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी हाल के दिनों में यह संदेश देने में भी कामयाब रही है कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो वो एक दिन बड़े पद तक पहुंच सकता है। नड्डा ने दिल्ली में स्थापना दिवस मनाया तो पीएम मोदी विकास के अपने मिशन में जुटे होने की वजह से तमिलनाडु के दौरे पर थे। मोदी ने रामनवमी के मौके पर रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान वो एक ट्रेन और जहाज को भी हरी झंडी दिखाई। इस ब्रिज को भारतीय इंजीनियर्स का कमाल कहा जा रहा है, जो 1914 में बनाए ब्रिटिश इंजीनियर्स के पंबन ब्रिज की जगह लेगा। मोदी ने इसके अलावा कुल 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेलवे और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इस उद्घाटन समारोह के दौरान मोदी ने भी पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए कई वर्षों तक पूरी लगन से काम किया। देश की जनता भाजपा के सुशासन के एजेंडे को देख रही है और ये बीते वर्षों में भाजपा को मिले ऐतिहासिक जनादेश से भी साफ नजर आता है। तो प्रधानमंत्री का ये ट्वीट, इन सब के अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए पार्टी की विचारधारा का जिक्र किया और लिखा, चाहे श्री राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना हो, धारा 370 को हटाने को अपना संकल्प बनाना हो या गरीबों, वंचितों, महिलाओं का कल्याण करना हो, भाजपा ने अपनी स्थापना से ही देशहित को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया है। अपनी 4 दशकीय यात्रा में भाजपा ने यह दिखाया है कि कैसे एक राजनीतिक दल विरासतों के सम्मान, हर गरीब को आवास, अन्न, स्वास्थ्य बीमा, किसानों के कल्याण के लिए एक साथ संकल्पबद्ध रह सकता है। देश और देशवासियों की उन्नति को ही अपने प्रगति मानने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं का त्याग और समर्पण प्रेरणीय है। तो आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान और दिन भर जो बीजेपी के कार्यक्रम चलते रहे, इस दौरान नेताओं ने क्या कुछ कहा है, बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन क्या है, सुनिए। एक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका स्थापना दिवस इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित नागरिकों के लिए सेवा का दिवस है। हम प्रण ले रहे हैं कि हमारे लिए देश प्रथम है, पार्टी द्वितीय है और हम सबसे अंत में हैं। इस भावना के साथ एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते दुनिया का सबसे बड़ा सेवा दल भी भारतीय जनता पार्टी बने, इसकी शपथ लेते हैं। आज तीसरा और चौथा पुष्प पार्टी के अंदर खड़ा है। जिन लोगों ने विपरीत परिस्थिति में, कठिन वातावरण में इतने लंबे सफर को तय किए, मां भारती को सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाने के स्वप्न को साकार करने के लिए अपने बलिदान दिए, आज सत्ता के लिए नहीं सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता समर्पित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हर बूथ पर उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी, जिसकी शुरुआत जनसंघ के बाद 1980 में अटल जी के नेतृत्व में मुंबई के अधिवेशन में प्रारंभ हुई थी और अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में अथक मेहनत और परिश्रम से प्रत्येक बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया है। तो बीजेपी की विचारधारा मुख्य रूप से हिंदुत्व, दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और राष्ट्रवाद की राह पर चलती है। इसका मूल मंत्र भारत माता की जय है, जो देश की एकता, संस्कृति और समृद्धि को दर्शाता है। और यही वजह है कि आज भी अमित शाह जब स्थापना दिवस के मौके पर बड़े नेताओं को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो उनके सामने 3 तस्वीरें थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और उनके बीच भारत माता की प्रतीकात्मक तस्वीर भी रखी थी। एक नजर जरा देखिए कि 45 सालों के सफर में पार्टी ने क्या हासिल किया है। 1980 में अटल आडवाणी की जोड़ी ने पार्टी बनाई थी। 1984 के पहले चुनाव में सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। 2025 में पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। देश के 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कुल 21 राज्यों में सहयोगियों के साथ बीजेपी इस वक्त सत्ता में है। और 2018 में तो एक वक्त ऐसा भी था जब बीजेपी अपने पीक पर थी। अकेले दम पर 18 राज्यों में सरकार चला रही थी, सरकार बनी थी। आज एक समय हमारी 84 के लोकसभा में 2 सीट थी
आज भारत में भाजपा नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार चला रही है। 21 राज्यों में हमारी और हमारे सहयोगी की सरकार है। 11 करोड़ हमारे सांसद हैं और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत, तीसरी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है और भारत का नाम दुनिया सम्मान से लेती है। यही है भाजपा, भारत को आगे बढ़ाना, देश का आशीर्वाद, देश की जनता का सहयोग, शुभकामना। इसलिए 6 अप्रैल शुभ दिन है, स्थापना दिवस की बधाई, और रामनवमी है तो प्रभु राम सबको आशीर्वाद दें, ये भी कामना। लेकिन अब जरा आंकड़ों की नजर से बीजेपी की पूरी यात्रा को आपको दिखाते हैं। 1984 के बाद राज्य स्तर पर बीजेपी को पहली बड़ी सफलता 1989 में मिली थी, जब उसने विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया और गठबंधन के जरिए सरकारें भी बनाई। हालांकि पूर्ण रूप से बीजेपी ने पहली बार 1990 में किसी राज्य में सरकार बनाई। वो राज्य थे मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने पहली बार 13 मई 1996 को सरकार बनाई और उसके बाद की दिलचस्प कहानी से आप सभी वाकिफ होंगे। तो अब आप हर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का एक ग्राफ जो है वो भी आपको दिखाते हैं। 1984 के चुनाव की अगर जिक्र करें तो सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, लेकिन 1989 में पार्टी ने अचानक 85 सीटें जीत ली। 1991 में 120 सीटें जीती। 1996 में यह बढ़कर 161 सीटें तक पहुंच गया। 1998 में 182 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। 1999 में 182 सीटें आई थी। 2004 में 138 सीटें, यहां फिर पार्टी की सीटें घटने लगी। 2009 में सिर्फ 116 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पार्टी की तकदीर फिर पलटी 2014 में, जब अकेले बहुमत के पार यानी कि 282 सीटें बीजेपी जीतकर सत्ता में आई। और फिर 2019 में पार्टी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर किया, यानी 303 सीटों का आंकड़ा छू लिया था। 2024 में सीटें कम जरूर हुई, लेकिन 240 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी की इस कामयाबी की वजह उसकी संगठन की शक्ति है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मजबूती से काम करते हैं और साथ ही विपक्ष की कमजोरी को भुनाने की रणनीति में भी बीजेपी का कोई, एक तरह से कहा जाए, तोड़ नहीं है, कोई मौका नहीं चूकती है। बीजेपी की मजबूती उसका कैडर बेस्ड संगठन का ढांचा है, जो बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की पार्टी में सक्रिय रहता है। हर कार्यकर्ता की भूमिका स्पष्ट होती है। पार्टी के इसी ढांचे को शीर्ष स्तर से लेकर गांव के लेवल तक फॉलो किया जाता है। संगठन के इस मजबूत रणनीति के आगे विपक्ष का टिकना मुश्किल हो जाता है। बीजेपी का संगठन 5 प्रमुख स्तरों पर कार्य करता है: राष्ट्रीय, राज्य, जिला, मंडल और बूथ स्तर। इस रणनीति में बीजेपी ने सबसे नया काम किया है बूथ लेवल मैनेजमेंट, खास करके 2014 के बाद के चुनाव में, जिसमें बूथ लेवल कमेटी बनाई गई। वोटर लिस्ट का एक पेज पर एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई, नियुक्त किया गया, जिसे पन्ना प्रमुख नाम दिया गया। यह संगठन का सबसे निचला लेकिन सबसे काम का स्तर है। इसमें हर पोलिंग बूथ पर पन्ना प्रमुख नियुक्त होता है, जो मतदाताओं से सीधा संपर्क कर उन्हें पोलिंग बूथ तक लाने में काम करता है। तो बीजेपी की रणनीति, जिसको लेकर जितने भी विपक्ष में नेता बैठे हैं वो काट निकालने की कोशिश करते हैं, साथ में आ गए, अलायंस बना लिया, लेकिन फिर भी सत्ता से बाहर नहीं कर पाए। संजीव उनियाल साहब इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। समझते हैं कि ये जो 45 सालों का सफर है, जिसको लेकर इतनी बड़ी तैयारियां पहले से दिख रही थी, जिसको लेकर एक तरह से बड़ा संदेश भी दिया गया, वो सफर क्या वाकई में आसान था? संजीव जी, स्वागत है आपका। बीजेपी के 45 सालों के सफर को आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से 2014 के बाद ग्राफ बदलता चला गया और जाहिर सी बात है कि इसके बाद पार्टी अपने पीक पर पहुंची और उसका असर है कि दुनिया में, आज अमित शाह बता रहे थे और एक सभा में जेपी नड्डा भी कह रहे थे कि 11 नहीं बल्कि हम 13 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बन चुके हैं, देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। आपका बुलेटिन बहुत इंफॉर्मेटिव था। उसने लगभग सारे पहलुओं को भारतीय जनता पार्टी के लगभग छुआ। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भूल कर भी मुख में जाति पंथ की ना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी ना रक्तपात हो। फूट का भरा गड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। इस तरह के जो गीत हैं, मुझे लगता है जब आप ये बिल्कुल छोटे स्तर से
कंठस्थ करवा देते हैं बालकों को, जी। जब अपने कार्यकर्ताओं को, उस कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर तैयार करने का कार्य करते हैं, और उसके बाद फिर वो नगर में आता है, फिर जिले में आता है, फिर वो आपके जो है स्टेट में आता है, फिर प्रदेश में क्षेत्र में आ जाता है, और फिर राष्ट्रीय स्तर का बन जाता है। उसके लाइव एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं तो अभी जुम्मा जुम्मा जो अभी हमारी जो चीफ मिनिस्टर बनी दिल्ली की, वो एक लाइव एग्जाम्पल है। एबीवीपी की एक छोटी सी कार्यकर्ता, बिल्कुल। उसके बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट, उसके बाद जिला अध्यक्ष बनी शालीमार बाग की, उसके बाद उनको राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया, और अब भाई बहन भतीजा बात से दूर उनको इतनी प्रेस्टिजियस चीफ मिनिस्टरशिप की पदवी दे दी गई, और स्वच्छंद छोड़ दिया जाता है उसके बाद कार्यकर्ता का निर्माण करना, और उसके बाद उस पर पूरा विश्वास रखते हुए फ्री छोड़ देना। ये संगठन का एक बहुत बड़ा मंत्र जो है, ये घुट्टी की तरह पिलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पिलाती है। शायद इसीलिए आपके बुलेटिन ने जैसे बताया कि 2 सीट से चलने वाला सफर आज थंपिंग मेजोरिटी से 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज, दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बनकर तैयार हो जाना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए कितने ही पापड़ बेलने पड़े। और ये शुरुआत कब हुई थी आपको ध्यान हो, मैं शायद ये बात हल्की सी आपको टच कराना चाहता हूं आपके लाखों दर्शकों को, कि जब 1951 में नेहरू जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी, सरदार पटेल जब निकल गए, तो नेहरूवाद का पूरा वर्चस्व बन गया उस पर। और उस नेहरूवाद के वर्चस्व को देखते हुए आप देखिए कि अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में उस टाइम बहुत जुल्म होने लगे। तब आपको ध्यान होगा कि मुखर्जी जी जो थे, डॉक्टर मुखर्जी, उन्होंने सबसे पहले नेहरू की जो कैबिनेट थी उससे रिजाइन किया और अलग जाकर खड़े हो गए कि आपने हिंदुओं की दुर्दशा कर रखी है। और उस टाइम उन्होंने जनसंघ नाम की पार्टी बनाई। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग उस टाइम जनसंघ में थे, जनसंघ बनी थी उस टाइम, तो मुखर्जी जी के नेतृत्व में जनसंघ बनाया गया, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यकर्ताओं को उसमें लिया गया, द्वितीय सरसंघ चालक थे। तो क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ऐसा लगा कि अब पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए, जबकि 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जो थे, उन्होंने एक बार निश्चय किया था कि मैं सब कुछ करूंगा, कार्यकर्ता निर्माण करूंगा, पर पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा। पर देखिए फ्लेक्सिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की, इस सोच की, इस आइडियोलॉजी की, कि जब देखा कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद हजारों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को अंदर कर दिया गया, फिर उसके बाद दूसरे में जब इमरजेंसी लगी तब अंदर कर दिया गया, तो उस टाइम शायद पहले जो आपने देखा कि प्रतिबंध लगा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, तो उस टाइम लगा कि उनकी आवाज को उठाने वाला कोई भी संसद में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इस यात्रा में एक चीज बहुत दिलचस्प है भाई, कांग्रेस भी कभी पीक पर थी, आपने भी देखा होगा इंदिरा गांधी के दौर में जिस तरीके से रुतबा हुआ करता था, लेकिन बीजेपी अपने पीक पर आने के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भूलती है। पार्टी विद डिफरेंस कही जाती है, डिसिप्लिन चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, सब में होता है। क्या ये पार्टी की जो एक तरह से ढांचा है उसकी वजह से ऐसा है, या फिर इसके पीछे जो आरएसएस की अपनी कार्य करने की पद्धति है, या संगठन को मजबूत करने की, या फिर दिशा निर्देशों को लेकर एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना, वो सारी चीजें कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक में है, ये असर करता है, काम करता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आपको बढ़िया सूझबूझ है पॉलिटिकल पार्टीज की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो आपके दर्शकों को भी उसको लाभान्वित करना ही चाहिए अपने को, जितनी भी मेरी समझ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हर क्षेत्र में एंटर करने का सोचा जब देखा 35 के बाद, 1925 के बाद 1937 में, तो उन्होंने देखा कि मजदूरों का एक बहुत बड़ा संगठन कम्युनिस्टों द्वारा तैयार किया गया है, आईटेक कहते हैं जिसको, तो उन्होंने भारतीय मजदूर संघ, दत्तोपंत ठेंगड़े जी जो थे, उनको एंटर करवाया कि अब मजदूरों का संगठन तैयार करें, और एक से शुरू करके आपको हैरानी होगी कि आज सबसे बड़ा अगर कोई मजदूरों का संगठन है तो भारतीय मजदूर संघ है। इसी तरह 1938 में अधिवक्ताओं के बीच में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को ही दोबारा दे दिया। अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है तो वो अधिवक्ता संघ है, बिल्कुल, अधिवक्ता परिषद है, वो भी इसी का एक है। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैं जैसे बता रहा था आपको, तो जनसंघ में कुछ कार्यकर्ताओं को 1951 में क्षमा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ जोड़ा गया और वहां जनसंघ की स्थापना की गई।
जिससे कि अपनी बात को कम से कम पार्लियामेंट में कहने के लिए कोई ना कोई पक्ष हो, बिल्कुल सही। क्योंकि एक ही तरह का पक्ष था। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि किसी ना किसी तरह अपने कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, उनको डेडिकेटेड तरह से देश, माटी, समाज के लिए तैयार करना और परिवारवाद से दूर रहना। आपने जो इशारा किया, जब भी कोई परिवार की पार्टियां होंगी वो कुछ टाइम तो चल सकती हैं। ठीक है सर, कुछ बिल्कुल। टाइम तो देखिए अखिलेश को तभी तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जवाब भी दिया था इसी सत्र में कि भाई आपके यहाँ 25 साल आप ही रहेंगे अध्यक्ष, लेकिन हमारे यहाँ 11-12 करोड़ कार्यकर्ता अध्यक्ष चुनते, इसीलिए समय लगता है। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। अब जरा इतिहास के झरोके से जानिए कि जब बीजेपी का जन्म हुआ तब भारतीय राजनीति के क्या हालात थे। लेकिन आपको बीजेपी के इतिहास को जानने से पहले जनसंघ के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का इतिहास इसी से जुड़ा है। भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को की थी। वो पहले जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर भारत की चुप्पी का उन्होंने विरोध किया और कांग्रेस पार्टी से किनारा करते हुए नई पार्टी का गठन किया। 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जनसंघ ने कई राज्यों में कांग्रेस के एकाधिकार को तोड़ा और जीत भी हासिल की। 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव करवाने का फैसला किया तो जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर सभी कांग्रेस विरोधी दलों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की स्थापना की। तब जनसंघ का भी जनता पार्टी में विलय हो गया। 1977 में जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली और केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी भी केंद्रीय मंत्री बनाए गए, लेकिन यह सरकार आपसी मतभेदों के चलते ज्यादा टिक नहीं सकी और गिर गई। यहां आपको बता दें कि तब की जनता पार्टी में 4 पार्टियां थी, कांग्रेस हो, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोकदल। लेकिन जनता पार्टी के टूटने की बड़ी वजह आरएसएस को भी माना जाता है, क्योंकि जनता पार्टी में शामिल दूसरे खेमों को जनसंघ के नेताओं के आरएसएस से जुड़े रहना पसंद नहीं था और अटल आडवाणी आरएसएस की सदस्यता छोड़ने को तैयार नहीं थे और जनता पार्टी पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई। 4 से 6 अप्रैल यानी 4 और 6 अप्रैल को दिल्ली में जनसंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की मौजूदगी में 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में नई पार्टी का जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष चुने गए। वाजपेयी के गुट ने दावा किया कि वही असली जनता पार्टी हैं और उसने चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दी। इसी बीच चंद्रशेखर की अगुवाई वाला खेमा भी चुनाव आयोग के पास पहुंच गया। चुनाव आयोग ने 24 अप्रैल 1980 को सभी दावों पर विचार करने के बाद जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया। आयोग ने जनता पार्टी के नाम के आगे भारतीय जोड़ दिया और वाजपेयी की अगुवाई वाले गुट को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल गई। इसके साथ ही बीजेपी को कमल का चुनाव चिन्ह मिला और वहां से आज तक देश के सियासत में हर दिशा में कमल का फूल खिल रहा है। दक्षिण में भी कर्नाटक में सरकार बना चुकी है बीजेपी, आंध्र प्रदेश में गठबंधन के साथ सरकार में रह चुकी है और अभी भी है, और तमिलनाडु में भी पैठ बढ़ाने की पार्टी की लगातार कोशिश है। इसी रणनीति के तहत आज पीएम मोदी ने तमिलनाडु में कई घंटे गुजारे और हजारों करोड़ की योजना की सौगात दी और तमिल भाषा को भी अहमियत दी है। सुनिए पीएम ने क्या कहा। विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है। जब इंडी अलायंस की सरकार थी, डीएमके उस सरकार में विराजमान थे, तब जितना पैसा मिला उससे 3 गुना मोदी सरकार ने दिया है। इससे तमिलनाडु की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद मिली है। तो देखिए, दक्षिण में भी अब किला फतेह करने की तैयारी है और आज रामनवमी के मौके पर रामेश्वरम पहुंचना, उसके बाद यहां पर इस ब्रिज का उद्घाटन, एक तरह से लोकार्पण करना, और उसके बाद आपने देखा कि 8000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और जनता के लिए ये बहुत बड़ी सौगात थी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी पीक पर पहुंचने के बाद भी अभी उस तरीके से व्यवहार नहीं करती है जब कभी कांग्रेस किया करती थी। लक्ष्य बड़ा है तो नज़रिया भी बड़ा है। हमारे साथ लगातार हमारे जो एक्सपर्ट हैं
बने हुए हैं संजीव जी। संजीव जी, जरा इस बात को बताइए, सर मेरे पास समय थोड़ा कम है इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्दी इस बात को बताइएगा आप। चूंकि 2048 तक का लक्ष्य है, 48 में भारत को एक तरह से कहा जाए कि विकसित राष्ट्र बनाना है। सरकार की कोशिश है, बीजेपी की यह कोशिश होती है कि संस्कृति जो भारत की है और जो विकास है दोनों को साथ में लेकर चलना। यहां से आगे की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्या यह डिसिप्लिन, ये एक तरह से संयम बीजेपी का बना रहेगा? चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये अपने चाम पर, अपने पीक पर पहुंचा। देखिए, व्यक्ति ओरिएंटेड नहीं है ये। सबसे बड़ी बात, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है ये। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में कौन होगा, परंतु अब मोदी जी आए। मोदी जी के आने के बाद लगता कौन होगा, तो ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, तत्वनिष्ठ है ये पार्टी। ये ध्वजनिष्ठ है, ये देशनिष्ठ है, ये भूमिनिष्ठ है। तो यहाँ पर जैसे एक प्रचारक थे कि भी मोदी जी, इसी तरह 2800 प्रचारक निरंतर अलग अलग क्षेत्रों में 52 अनुसांगिक संगठनों में कार्य करते हैं। तो किसी ना किसी कार्यकर्ता को यहाँ लाना है। भारतीय जनता पार्टी में से ही कोई कार्यकर्ता निकलना संभव नहीं है। तो मुझे आप ये मानिए कि ये वो रेस है जिसे कहते हैं ना कि वो 400 मीटर की 400x4, तो आगे किसी ने जो है उनको पकड़ा देना है, छूना है, तो अगला आदमी उसी रफ्तार से तेज भागता है और लास्ट में रेस को जीतता है। तो 2047 का मुझे तो ऐसा लगता है कि इस विचारधारा को, इस आइडियोलॉजी को भारतवर्ष के लोग सिरताज पर बना के रखा हुआ है उन्होंने अपने ताज पे, और इसको ऐसे ही इसी रफ्तार को बनाए रखने के लिए वो निरंतर इसी सरकार को चुनने का मुझे लगता है कि ऐसा मन बना लिया है। और वो 3 लाइनें मुझे लगता है, आपके पास समय कम है, मैं आपके गीत में बताना चाहता हूं, जो कि इस पार्टी की इस आइडियोलॉजी के जीवन में बता हुआ है। स्वयं प्रेरणा से माता की सेवा का व्रत धारा है। सेवा का व्रत धारा हुआ है। अब माँ की प्रेरणा के बाद कोई उपहार का, किसी मंच का, किसी स्टेज का, किसी माला का, किसी भी तरह के उपहार का कोई मोह नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा सर। माफी के साथ समय खत्म हो चुका है, आपको रोक रहा हूं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये 45 सालों का स्वर्णिम काल संघर्षों के साथ आगे बढ़ा और यही कारण है कि बीजेपी आज हर राज्य में काडर के साथ मौजूद है। और इसके अलावा बीजेपी का सपना अभी नहीं है, आने वाले 25-30 सालों में भी देश की सेवा इसी निरंतरता के साथ करना है।